सबसे इंपॉर्टेंट आईएएस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और अचानक रास्ते में एक एक्सीडेंट होता है जिसमें तुम्हारे अपने रिलेटिव्स घायल हैं। ओह वाओ। उन्हें इमीडिएट हेल्प चाहिए। व्हाट डू यू डू? लाइफ चेंजिंग इंटरव्यू या फैमिली की जान? ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक रियल एथिकल डिलेमा है। एग्जैक्टली और पब्लिक सर्विस ऐसी टफ चॉइसेस से भरी होती है जहां रूल बुक और इंसानियत आमने सामने आ जाती है। एब्सोल्युटली। तो इससे पहले कि हम इन्हीं जैसे मजेदार और चैलेंजिंग केस स्टडीज में एक गहरी चर्चा करें, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और हाँ, कमेंट में बताओ कि उस सिचुएशन में तुम्हारा डिसीजन क्या होता। जरूर, चलो शुरू करते हैं। यस। आज का हमारा सफर एथिक्स के कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज के थ्रू होगा। हम शुरू करेंगे कोविड-19 पैंडेमिक के माइग्रेंट क्राइसिस से। उसके बाद फिर हम उस आईएएस एस्पिरेंट के डिलेमा को सॉल्व करेंगे, एक ओल्ड और इलिटरेट वुमन की मदद करने का बेस्ट तरीका ढूंढेंगे और एक बहुत ही सेंसिटिव केस डोमेस्टिक वायलेंस उसको समझेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद हम टैकल करेंगे गर्ल्स एजुकेशन और पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स का कॉन्फ्लिक्ट, मिड डे मील स्कीम में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा और इंडिया का एक बड़ा इशू रूरल अर्बन माइग्रेशन। एंड फाइनली हम डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच का बैलेंस एक्सप्लोर करेंगे और सिवा काशी की फायर क्रैकर इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर के कॉम्प्लेक्स इशू को अनपैक करेंगे। इट्स गोना बी अ लॉन्ग, डिटेल्ड एंड सुपर इंसाइटफुल सेशन। रेडी हो? लेट्स बिगिन। चलो पहला केस देखते हैं। ये 2020 से है। अ डिटेल केस स्टडी ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स क्राइसिस ड्यूरिंग द कंट्री-वाइड लॉकडाउन। राइट। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है स्टेट्स ड्यूटी ऑफ केयर एंड सोशल जस्टिस। माइग्रेंट वर्कर्स सडनली शहरों में स्ट्रैंडेड हो गए। हाँ, और जो सीन्स थे नेशनल टीवी पर, हाँ। हजारों लोग पैदल अपने घरों की तरफ, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग। The source material even compares it to the 1947 partition, which really highlights the scale of the suffering. बिल्कुल, और यही आपके आंसर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, द कॉन्टेक्स्ट। ये सिर्फ एक लॉजिस्टिकल फेलियर नहीं था, इट वाज अ प्रोफाउंड एथिकल क्राइसिस। इसने अचानक से स्टेट की ड्यूटी ऑफ केयर पर, एज पर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। Okay, तो अगर हम इसके बॉडी पे आते हैं, तो what were the core ethical issues involved here? स्पेसिफिकली क्या-क्या पॉइंट्स आएंगे? देखो, इसमें 5 मेजर एथिकल फेलियर्स आते हैं। नंबर 1, अ वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स। उनका राइट टू लाइवलीहुड, शेल्टर, फूड, सब कुछ एकदम से चला गया। राइट। ये अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच के बिल्कुल ऑपोजिट है, जहां स्टेट का रोल होता है सिटीजन्स को एक फ्लरिशिंग लाइफ के लिए इनेबल करना। समझा। सो कैपेबिलिटी अप्रोच मतलब स्टेट को कंडीशंस क्रिएट करनी है। ओके, व्हाट वाज द सेकंड इशू? सेकंड, इसने डीप सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी को एक्सपोज कर दिया। इन वर्कर्स के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नेट्स नहीं थे। ये अचानक नहीं हुआ, ये सिस्टम में जो इनग्रेन्ड इनजस्टिस था वो सामने आ गया। अच्छा, मतलब ये प्रॉब्लम पहले से थी, बस क्राइसिस में विजिबल हो गई। एग्जैक्टली। थर्ड इशू था अ क्लियर डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी बाय द स्टेट। जो इनिशियल रिस्पॉन्स था वो बहुत इनएडिक्वेट था। एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में फेलियर दिखा। ये कॉमन गुड अप्रोच के अगेंस्ट जाता है। इट फील्स लाइक अ चेन रिएक्शन ऑफ फेलियर्स, एक के बाद एक। वही तो। द फोर्थ इशू वाज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशंस। कुछ एम्प्लॉयर्स ने वेजेस रोक लिए, इस सिचुएशन का फायदा उठाया। ये राइट्स अप्रोच का क्लियर वायलेशन है। हॉरिबल। And finally, number 5, a shocking lack of empathy and compassion from some sections of society. उन्हें एक बर्डन की तरह देखा गया, मतलब एथिक्स ऑफ केयर कहीं नजर नहीं आई। तो फिर इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? इतना नेगेटिव है तो। कंक्लूजन में हमें बैलेंस करना है। वी कैन से कि द क्राइसिस वाज अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ सिस्टेमिक वीकनेसेस, लेकिन इससे कुछ पॉजिटिव भी निकला, जैसे वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हुआ। राइट, एक फॉरवर्ड लुकिंग नोट। ठीक है, लेट्स गेट इनटू सम क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला सवाल, हाउ डज स्ट्रक्चरिंग द आंसर अराउंड स्पेसिफिक एथिकल फ्रेमवर्क्स लाइक यूटिलिटेरियनिज्म या डियोंटोलॉजी एन आंसर को स्ट्रॉन्गर कैसे बनाता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, इट शोज एनालिटिकल डेप्थ। आप सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहे, आप उसे एस्टैब्लिश्ड एथिकल थ्योरीज के लेंस से एनालाइज कर रहे हो, व्हिच इज व्हाट द एग्जामिनर वांट्स। समझे? आपकी थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड लगती है। ओके, गॉट इट। और एक और चीज, आपने अमर्त्य सेन या जॉन रॉल्स जैसे थिंकर्स का नाम लिया। इज इट रियली नेसेसरी टू ड्रॉप दीस बिग नेम्स, या इससे कुछ रियल वैल्यू ऐड होती है? इट एड्स इमेंस इंटेलेक्चुअल वेट। जब आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एस्टैब्लिश्ड फिलोसॉफिकल थ्योरी से कनेक्ट करते हो, तो ये शो करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप है, सरफेस लेवल नहीं। मेक सेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट और सिविल सोसाइटी के रोल्स को अलग-अलग क्यों बताया गया है? टू क्लियरली डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इससे पता चलता है कि आपको गवर्नेंस की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। आप समझते हो कि एक क्राइसिस को सॉल्व करने में डिफरेंट एक्टर्स, स्टेट, मार्केट, सिविल सोसाइटी का क्या रोल होता है। ठीक है। और ये जो कंपैरिजन है 1947 पार्टीशन से, isn't that a bit too dramatic for an answer? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स अ वेरी इफेक्टिव हुक। वो पहली लाइन में डिस्प्लेसमेंट की ट्रेजेडी और स्केल को कन्वे कर देता है, जिससे रीडर का अटेंशन इमीडिएटली ग्रैब हो जाता है। इट्स पावरफुल। I see. Last question on this. How can we conclude such a tragic topic on a forward-looking positive note? It feels a bit forced. It's not forced if it's real. By mentioning a policy success जो क्राइसिस के बाद आए, जैसे वन नेशन वन रेशन कार्ड, आप ये शो करते हो कि सिस्टम ने कुछ सीखा। It shows you're not just a critic, but also a problem solver who believes in improvement. Brilliant. चलो अब pause करो and practice saying this line. The migrant crisis was not just a logistical failure, it was a profound ethical failure of the state's duty of care, exposing deep-rooted social injustice. Rehearse this. In short, this crisis was a massive ethical failure, जहां state short पड़ा, but civil society stepped up to play a crucial role.
याद रखना। ओके, दैट वाज इंटेंस। चलो अब एक नेशनल क्राइसिस से एक डीपली पर्सनल डिलेमा की तरफ चलते हैं। ये है केस स्टडी 2017 से, एक्सीडेंट ऑन द वे टू एन आईएएस इंटरव्यू। द क्लासिक। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है पर्सनल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस प्रोफेशनल गोल्स। सो हियर इट इज, द अल्टीमेट क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस फॉर एन एस्पिरेंट। सालों की मेहनत, आपका ड्रीम इंटरव्यू वर्सेस आपके अपने फैमिली मेंबर्स जो बैडली इंजर्ड हैं और उन्हें आपकी जरूरत है। बिल्कुल, और सोर्स इसे राइटली भगवद गीता में अर्जुनास डिलेमा से कंपेयर करता है। यहाँ सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क है वर्च्यू एथिक्स, क्योंकि ये रूल्स या कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं है। ये कैरेक्टर के बारे में है। एग्जैक्टली, व्हाट वुड अ पर्सन विद इंटेग्रिटी डू? तो आपके आंसर का इंट्रोडक्शन इसी कॉन्फ्लिक्ट को फ्रेम करेगा, पर्सनल मॉरल ऑब्लिगेशन वर्सेस अ लाइफ चेंजिंग प्रोफेशनल गोल। ओके, तो एक्शन प्लान क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप? The body of the answer should be a very clear, decisive action plan. पैनिक नहीं करना। Step 1. Immediate action to ensure their safety. ये आपकी deontological duty है। A duty to aid those in need, जो personal gain से ऊपर है। इससे compassion की virtue दिखती है। ओके, हेल्प करना इज स्टेप 1। स्टेप 2? Simultaneously, Step 2. Call for emergency medical services and police. ये आपकी civic duty है। इससे common good approach से alignment दिखता है। बट व्हाट इफ टाइम भाग रहा है इंटरव्यू के लिए? That's Step 3. Try to delegate. अगर कोई बाईस्टैंडर है या कोई और फैमिली मेंबर आ सकता है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। ये प्रैक्टिकल विजडम शो करता है। और अगर डेलीगेशन पॉसिबल ही ना हो? Then Step 4 is non-negotiable. Accompany them to the hospital. राइट टू लाइफ इज पैरामाउंट। ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल वेलबींग, भले ही इंटरव्यू मिस हो जाए। But the interview panel, वो तो सोचेंगे कि आप आए नहीं। दैट्स व्हाई स्टेप 5 इज क्रूशियल। कॉन्टैक्ट द इंटरव्यू पैनल एज सून एज पॉसिबल। सिचुएशन को तो कामली एक्सप्लेन करो, रिक्वेस्ट अ रीशेड्यूल। ये प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पेक्ट शो करता है। And what if they say no? सब बर्बाद। बिल्कुल नहीं। एंड दैट्स स्टेप 6. Even if rescheduling is denied, your decision to prioritize lives shows a strong ethical foundation. ये वही क्वालिटी है जो एक IAS ऑफिसर में होनी ही चाहिए। So the conclusion is, your action defines your character. Great. चलो इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। Why exactly is virtue ethics the best framework here? Utilitarianism क्यों नहीं? व्यू देकर ऑफिसर बन के आप ज्यादा लोगों का भला कर पाओ। बट ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। Virtue ethics is better, क्योंकि a choice is about what a person of good character would do in that moment. पैनल आपको जज कर रहा है आपकी इंटेग्रिटी को, नॉट जस्ट योर डिसीजन मेकिंग कैलकुलस। That's a sharp point. Okay, ये जो 6-step प्लान है, इससे मार्क्स कैसे बढ़ते हैं? इट शोज क्लियर, लॉजिकल एंड डिसाइसिव थिंकिंग अंडर प्रेशर। आप कंफ्यूज्ड नहीं हो, आपने सिचुएशन को असेस किया और एक रैशनल एक्शन प्लान बनाया। दिस इज अ की ऑफिसर लाइक क्वालिटी। इट शोज यू कैन मैनेज अ क्राइसिस। But let's be realistic. UPSC इंटरव्यू रीस्केड्यूल करना, is it even possible? देखो, ग्रांटेड होगा या नहीं वो सेकेंडरी है। द एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग देम शोज रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ये प्रूव करता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लाइटली नहीं लेते, विच इज अ ह्यूज प्लस पॉइंट। Right. एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, डियोंटोलॉजिकल और यूटिलिटेरियन रीजंस में यहाँ क्या फर्क है? सिंपल है। डियोंटोलॉजी कहता है मदद करना मेरी एब्सोल्यूट ड्यूटी है, पीरियड। इसमें आउटकम से मतलब नहीं। यूटिलिटेरियनिज्म कहता है मदद करने से बेस्ट ओवरऑल आउटकम आएगा, क्योंकि एक जान बचाना सबसे बड़ा गुड है। एक ड्यूटी फोकस्ड है, दूसरा आउटकम फोकस्ड। अंडरस्टूड। और आखिरी सवाल, इस पर्सनल डायलेमा को हम पब्लिक सर्विस के लार्जर आइडिया से कैसे लिंक करें आंसर में? By arguing that an officer जो ह्यूमन लाइफ को पर्सनल एम्बिशन से ऊपर रखता है is exactly the kind of person citizens public service में ट्रस्ट करते हैं। Your action becomes a testament to your suitability for the job itself. That's a powerful way to frame it. Yeah. Okay, time to practice. Pause and say this out loud. In this dilemma, I would prioritize my deontological duty to aid the injured, as it reflects the core virtues of compassion and integrity essential for a public servant. Practice करो। In short, true character is revealed in a crisis, और एक public servant के लिए compassion must always come before career. From a crisis of conscience, let's move to a crisis of rules. ये है 2016 का केस स्टडी, एक सोशल सर्विस स्कीम फॉर एन ओल्ड एंड इलिटरेट वुमन। The broad micro theme is Balancing bureaucratic rules with compassion. ये सिचुएशन तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में बहुत कॉमन होगी, आई गेस। एक ओल्ड इलिटरेट जरूरतमंद औरत है, पर पेपर वर्क पूरा नहीं है। रूल्स कहते हैं मना कर दो, पर दिल कहता है कि ये गलत है। एग्जैक्टली। ये क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अ डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, यानी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, एंड एन एथिक्स ऑफ केयर अप्रोच, यानी सफरिंग को कम करना। तो इसका सोल्यूशन रूल तोड़ना तो नहीं हो सकता? नहीं। The answer lies not in breaking the rules, but in finding a way to work within the system to deliver justice. So as the question asks, what is the rational way to resolve this? The body should present a balanced, step-by-step approach. Step 1. Document her situation thoroughly. Photos लो, neighbors से testimony लो. ये due diligence है. आप एक evidence-based case बना रहे हो. Okay, evidence collect कर लिया. Next. Step 2. Explore alternative documentation. क्या community elders या local religious institution से कोई certificate मिल सकता है? This is about upholding the spirit of the law, not just the letter. Good point. और अगर वो भी ना मिले? Step 3. Seek exceptional approvals. अपने सीनियर्स को केस प्रेजेंट करो सारे एविडेंस के साथ।
एक वेवर रिक्वेस्ट करो. This respects the hierarchy but uses compassionate judgment. और अगर उसमें भी आगे बात ना बने? Step 4. Connect her with NGOs. अगर आप उन्हें गवर्नमेंट स्कीम में नहीं ला सकते तो लोकल चैरिटी से कनेक्ट करके इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करो. Your responsibility doesn't end with a no. That's a very important point. और final step. Final and most important step. Advocate for policy change. इस केस को एक एग्जाम्पल की तरह यूज करके push for more flexible rules for destitute people. The conclusion is that an officer's job is not just to apply rules but to make the system more humane. चलो इस पे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं. एक सिंपल सवाल. Why not just discreetly bend the rules and give her the benefit? फास्टर भी है, काइंडर भी लगता है. It might be faster but it's not ethical or sustainable. एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो सकता है, आप पर करप्शन चार्जेस लग सकते हैं और ये सिस्टमिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता. The goal is to be ethically robust, not just momentarily kind. What exactly does ethics of care mean in this specific context? इसका मतलब है कि आपका डिसीजन मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट रूल से ज्यादा ह्यूमन नीड्स और रिलेशनशिप्स ऑफ केयर को प्रायोरिटाइज करता है. आप फाइल नहीं इंसान को देखते हो. Is advocating for policy change really part of a junior officer's role? थोड़ा ambitious नहीं लगता? इट्स अ क्रूशल पार्ट. एक ऑफिसर ऑन द ग्राउंड ही पॉलिसीज के फ्लॉज को फर्स्ट हैंड देखता है. ये फीडबैक ऊपर देना एविडेंस के साथ गवर्नेंस को बेहतर और ह्यूमेन बनाने के लिए एसेंशियल है. इट शोज इनिशिएटिव. अच्छा, जब आप उसकी सिचुएशन डॉक्यूमेंट कर रहे हो, हाउ डू यू डू इट विदाउट मेकिंग द पुअर वुमन फील लाइक शी इज अंडर इन्वेस्टिगेशन? विद एम्पैथी एंड ट्रांसपेरेंसी. आप उन्हें एक्सप्लेन करो कि आप उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बना रहे हो ताकि सिस्टम को उनकी मदद करने के लिए कन्विंस कर सकें. इट्स अबाउट बीइंग अ एडवोकेट नॉट एन इंटेरोगेटर. गुड पॉइंट. लास्ट क्वेश्चन. आंसर में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट जैसे स्पेसिफिक एक्ट का जिक्र करना क्यों इंपॉर्टेंट है? इट शोज यू नॉट गिविंग जेनेरिक एडवाइस. आपको एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क की नॉलेज है और आप अपने सोल्यूशन को रियल वर्ल्ड पॉलिसी से कनेक्ट कर सकते हो. इससे आपका आंसर बहुत कॉन्क्रीट और इंप्रेसिव हो जाता है. Got it. Now let's practice. Pause and say this. My approach would be to balance deontology with the ethics of care by documenting the case to seek exceptional approval, while also connecting the beneficiary with immediate NGO support. Go on, rehearse. Through documentation, advocacy and collaboration. Cool ना? एकदम. चलो एक पब्लिक डिलेमा से अब एक बहुत प्राइवेट yet ethically complex सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं. This is from 2016. Your kind and intelligent boss is engaged in domestic violence. Oh, this is a tough one. The broad micro theme is professional loyalty versus moral duty. बहुत ट्रिकी है. आपका बॉस ऑफिस में एक ग्रेट मेंटर है, बट आपको पता चलता है कि वो घर पर अपनी वाइफ के साथ वायलेंट है. मतलब a huge conflict between your professional relationship and your moral duty. Indeed. The introduction should lay out this conflict very clearly. Question आपसे 3 options analyze करने को कहता है. यहाँ utilitarian framework काफी useful है. We need to evaluate the consequences of our actions to maximize overall well-being. Okay, let's analyze the options in the body. Option A, just ignore it as a personal matter. ये सबसे आसान रास्ता है, but ethically एकदम गलत. It maintains your professional harmony, हाँ, but it allows the violence to continue. तो ये utilitarian test fail करता है क्योंकि wife की suffering एक बहुत बड़ा harm है. It is a dereliction of your moral duty. ठीक है. Option B, report the case to the appropriate authority. ये आपकी moral obligation को fulfill करता है और deontological ethics से align करता है. Your duty to act against a crime. इससे वाइफ की सेफ्टी प्रायोरिटाइज होती है. हाँ, इससे आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप रिस्क में आ सकता है, बट इट अपहोल्ड्स सोशल जस्टिस. Now for the most interesting part. Option C, propose your own innovative approach. यहाँ प्रैक्टिकल विजडम यूज करना है. अ गुड आंसर वुड सजेस्ट अ मल्टी-स्टेप इनोवेटिव अप्रोच. 1, मे बी इन इनफॉर्मल इंटरवेंशन. एक बहुत ही केयरफुल कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्सेशन बॉस के साथ कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए. बहुत रिस्की है ये. बहुत. 2, सजेस्ट मीडिएशन और कपल्स काउंसलिंग. 3, अगर वो फेल हो तो anonymous reporting consider करो to balance action with self-protection. 4, try to support the victim by discreetly providing her with information about support services. And 5, workplace में domestic violence के बारे में awareness raise करो. तो इसका conclusion क्या होगा? The conclusion should be that ignoring the problem is not an option. एक thoughtful, balanced action लेना जरूरी है. Let's discuss this. Utilitarian framework इन options को decide करने में exactly कैसे help करता है? देखो, यूटिलिटेरियनिज्म पूछता है कि किस एक्शन से ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर होगा. इग्नोर करने से विक्टिम के लिए डेफिनेट हार्म है. रिपोर्ट करने से आपको प्रोफेशनल हार्म हो सकता है, बट वायलेंस रोक कर ग्रेटर गुड अचीव होता है. द इनोवेटिव अप्रोच tries to achieve the greatest good with the least amount of collateral harm. ये जो informal intervention है, ये incredibly risky नहीं है. What if the boss gets defensive and fires you? It is very risky. इसीलिए सोर्स कहता है practical wisdom चाहिए. Approach non-confrontational होना चाहिए. शायद concern for his well-being की तरह फ्रेम करना. I've noticed you seem stressed. Accusation की तरह नहीं. It's a high risk, high reward step. Workplace में awareness raise करना. ये solution का part कैसे है? थोड़ा indirect लगता है. Because it shifts the problem from being about one person to a systemic issue. इससे एक ऐसा culture create होता है जहां ऐसा behavior tolerate नहीं किया जाता, जिससे future incidents prevent हो सकते हैं. एक tough question. What if the victim यानी wife abuse को deny करती है या help नहीं चाहती?
ये बहुत रियल पॉसिबिलिटी है। उस केस में आप उन पर हेल्प फोर्स नहीं कर सकते। फिर फोकस शिफ्ट हो जाता है उन्हें डिस्क्रीटली सपोर्ट सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने पर, ताकि जब भी वो डिसाइड करें उन्हें पता हो कि हेल्प अवेलेबल है। योर ड्यूटी इज टू इनेबल, नॉट टू फोर्स। वन लास्ट थिंग, एनोनिमस रिपोर्टिंग एक एथिकल कॉप आउट है या एक स्मार्ट प्रैग्मेटिक मूव? आई थिंक इट कैन बी सीन एज अ स्मार्ट प्रैग्मेटिक मूव। ये क्राइम रिपोर्ट करने की मॉरल ड्यूटी को फुलफिल करता है while mitigating पर्सनल रिस्क। इससे विक्टिम को जस्टिस का चांस मिलता है विदाउट यू हैविंग टू सैक्रिफाइस योर करियर। इट्स अ बैलेंस। Okay, practice time. Pause the session and say this. The most ethical path is an innovative approach that balances direct intervention with victim empowerment and systemic change, moving beyond a simple ignore or report binary. Practice this. In short, being a passive bystander isn't an option. Responsible action, भले ही carefully planned हो, is a moral imperative. चलो, अब एक ग्राउंड लेवल इशू देखते हैं, जहां प्रोग्रेस क्लैशेस विद पेट्रियार्की। ये 2015 का केस स्टडी है ऑन एंश्योरिंग गर्ल्स सेफ्टी एंड एजुकेशन। Right. इसका broad micro theme है tradition versus modern rights, gender equality. सो आप एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हो, एक गांव में एल्डर्स गर्ल्स एजुकेशन को अपोज कर रहे हैं, और एक मोलेस्टेशन इंसिडेंट के बाद वो चाहते हैं कि लड़कियां स्कूल जाना ही बंद कर दें। Exactly. आपको उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी है विदाउट डिसरप्टिंग देयर एजुकेशन। बिल्कुल। यहाँ सबसे अच्छा लेंस है रॉल्जियन जस्टिस, क्योंकि वो फेयरनेस और इक्वल अपॉर्चुनिटी पर फोकस करता है, स्पेशली फॉर द मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप, जो इस केस में लड़कियां हैं। द इंट्रोडक्शन शुड फ्रेम दिस एज अ क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड अ फंडामेंटल राइट। तो फॉर द बॉडी ऑफ द आंसर, पहले सेफ्टी के लिए इमीडिएट स्टेप्स क्या होंगे? The answer should be divided into two parts. Part A, for safety, the steps are: first, immediate action and accountability for the molestation incident. Rule of law establish करना first step है. Second, confidence building measures जैसे police patrolling बढ़ाना, women's help desk set up करना. टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं? Yes. Third, technological solutions जैसे buses में GPS, CCTVs. Fourth, community engagement, सभी stakeholders के साथ meetings. And fifth, empowerment, जैसे girls के लिए self defense training और legal awareness campaigns. You go safety handle हो गई, but the tougher part, how do you manage the deep-rooted patriarchal attitude of the elders? For part B, changing attitudes, you need a long-term strategy. 1. Intergenerational dialogue between elders and youth. 2. Role models and success stories दिखाना, region की educated women को invite करना. 3. Economic empowerment initiatives for girls, ताकि उन्हें asset समझा जाए, burden नहीं. और 4. Engage religious and community leaders to speak in favor of girls' education. And finally, women's self-help groups को support करना for long-term social change. The conclusion is that this requires a patient balance of law enforcement and social persuasion. आपने रॉल्जियन जस्टिस का जिक्र किया। ये वेल ऑफ इग्नोरेंस कॉन्सेप्ट क्या है, और ये यहाँ बेस्ट लेंस क्यों है? सोसाइटी के लिए रूल्स बनाओ जहां आपको अपना पोजीशन पता ना हो, आप लड़का होगे या लड़की। इस वेल के पीछे से आप ऑब्वियसली फेयर रूल्स बनाओगे, जैसे गर्ल्स की एजुकेशन इंश्योर करना। इट फोर्सेस अ जस्ट डिसीजन। Won't the elders see technology like CCTVs as an invasion of privacy? हो सकता है, इसीलिए नैरेटिव इंपॉर्टेंट है। इसे उनके बच्चों की सेफ्टी के लिए फ्रेम करना है। इट्स नॉट सर्वेलेंस, इट्स अ प्रोटेक्टिव मेजर अग्रीड अपॉन बाय द कम्युनिटी। और ये इंटरजेनरेशनल डायलॉग एक शाउटिंग मैच न बन जाए, इसके लिए क्या करना होगा? बाय हैविंग अ न्यूट्रल रिस्पेक्टेड मॉडरेटर। गोल ये नहीं है कि कौन सही है, गोल है कॉमन ग्राउंड ढूंढना, और वो कॉमन ग्राउंड हमेशा कम्युनिटी का वेलबींग होता है। Why is the economic empowerment of girls so critical in changing patriarchal attitudes? क्योंकि ये एल्डर्स के एक स्टेटेड कंसर्न अनएम्प्लॉयमेंट को डायरेक्टली एड्रेस करता है। जब लड़कियां कमाती हैं तो वो फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट करती हैं। दे आर सीन लेस एज अ बर्डन एंड मोर एज एन एसेट, जिससे पूरा सोशल डायनामिक चेंज हो जाता है। The source material also mentions the Gandhian approach. How does that apply here? द गांधीयन अप्रोच मतलब सत्याग्रह, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और डायलॉग पर जोर देता है। सोल्यूशन को टॉप डाउन फोर्स करने के बजाय आप सभी पार्टीज को टेबल पर लाकर एक सोल्यूशन पर आते हो। इससे ओनरशिप क्रिएट होती है। Time to practice. Pause and say. To resolve this, I would combine immediate law enforcement with long-term community dialogue, using Rawlsian principles to advocate for the fundamental right to equal opportunity for girls. Rehearse that. Yes, the broad micro theme is eradicating caste prejudice. So the situation is this. A headmaster appoints a Dalit woman as a cook. इसके रिएक्शन में dominant caste के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कीम से निकाल देते हैं, refusing to let them eat food cooked by her. हाँ, और ये एक डायरेक्ट क्लैश है सोशल प्रेजुडिस और एक वाइटल गवर्नमेंट प्रोग्राम के बीच। The introduction must highlight that this isn't just a conflict, it's an act of discrimination that undermines the right to food and education. Rawlsian justice approach यहाँ भी essential है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या feasible strategies डिप्लॉय कर सकता है? The body of the answer should propose a multi-pronged strategy. First, immediate dialogue and education through community meetings. Second, highlighting the common good, सभी बच्चों के nutritional benefits पर focus करना. Third, and this is very important, role modeling and sensitization. रोल मॉडलिंग से क्या मतलब है? आप रिस्पेक्टेड डोमिनेंट कास्ट फिगर्स को, सरपंच, लोकल डॉक्टर को इनवाइट करो टू पब्लिकली ईट द मील प्रिपेयर्ड बाय द कुक। फोर्थ, अ लीगल अवेयरनेस कैंपेन अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। एंड फाइनली, ए क्रिएटिव स्टेप, ऑर्गेनाइज अ कम्युनिटी फीस्ट प्रिपेयर्ड बाय द कुक टू ब्रेक सोशल बैरियर्स।
इसमें डिफरेंट सोशल सेगमेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? The school administration must be firm. The panchayat must enforce anti-discrimination laws. Community influencers must advocate for justice. Parents have a moral duty. NGOs can conduct sensitization training. Government must ensure robust policy implementation. And the media can raise positive awareness. सबका रोल है. ये कम्युनिटी फीस्ट इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी क्यों है? सिंपल लगती है। क्योंकि ये इशू को एक एब्स्ट्रैक्ट डिबेट से एक शेयर्ड टैंजिबल एक्सपीरियंस में ले आती है। साथ में खाना खाना यूनिटी का एक पावरफुल सिंबल है। इट कैन डिसमैंटल सोशल बैरियर्स फार मोर इफेक्टिवली देन 100 लेक्चर्स। बट व्हाट इफ डायलॉग फेल्स और पेरेंट्स फिर भी आइडियल हैं? कुक को फायर कर दें तो सेव द स्कीम। एब्सोल्युटली नॉट। कुक को फायर करना मतलब प्रेजुडिस के आगे सरेंडर करना, जो कि इलीगल और अनजस्ट है। स्टेट की ड्यूटी है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करना। फिर फोकस स्ट्रिक्टर लीगल एनफोर्समेंट पर शिफ्ट होना चाहिए। हाउ डज दिस केस शो द लिमिट्स ऑफ अ प्योरली लीगलिस्टिक अप्रोच टू सोशल रिफॉर्म? It shows that laws on paper are not enough. The Prevention of Atrocities Acts exists, but you can't legislate prejudice out of people's minds. Deep-seated biases को change करने के लिए social और psychological intervention चाहिए. Dialogue, role modeling, education. The source mentions a successful 2012 Tamil Nadu example. ऐसे real world success story को include करना आंसर में क्यों important है? It adds immense credibility. ये शो करता है कि आपकी proposed strategies सिर्फ theoretical नहीं है, बल्कि real world में काम करती हैं. It turns a good answer into a great convincing one. Okay, let's get this line down. Pause and say, a multi-pronged approach combining community dialogue, legal awareness, and symbolic actions like a community feast is essential to dismantle caste prejudice and uphold Rawlsian justice. Practice karo. In short, You fight deep-rooted prejudice not with force, but with a combination of law, leadership, and community engagement. okay, let's zoom out from a village to a massive national problem. This is the 2014 case study on the rural-urban migration problem. The broad micro theme is, Socio-economic disparities. this is a huge issue. लोग गांव से शहर आ रहे हैं, जिससे cities overcrowded हो रही हैं और गांव खाली. It's a problem on both ends. It is. The introduction should frame this not as a choice, but often as a compulsion driven by deep socio-economic disparities. यहाँ utilitarianism का lens use किया गया है, which struggles to balance the individual's search for a better life with the overall societal well-being. The source breaks down the reasons for migration. First, why are educated youth shifting to urban areas? The body should address these distinct groups. Educated youth के लिए ये primarily एक pull factor है. रूरल एरियाज में डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी, बेटर हायर एजुकेशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल की एस्पिरेशंस, और लैंडेड लेस पुअर जो अर्बन स्लम्स में माइग्रेट करते हैं, उनके लिए ये एक पुश फैक्टर है. इट्स अबाउट सर्वाइवल. रूरल पॉवर्टी, लैक ऑफ कंसिस्टेंट लाइवलीहुड्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब उन्हें बाहर धकेलता है. सिटी इवन विद इट्स स्लम्स एटलीस्ट कुछ इनकम की होप देती है. दिस इज अ क्लियर केस ऑफ सोशल इनजस्टिस. तो इस माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या फीजिबल स्टेप्स ले सकता है? Solution holistic होना चाहिए. The answer should list concrete steps. 1. Decentralized development. Industries को rural और semi-urban areas में promote करना. 2. Strengthening rural infrastructure, roads, healthcare, education. 3. Targeted skill development programs. 4. Improving agricultural support. And 5. जो लोग migrate कर चुके हैं, उनके लिए cities में affordable housing and amenities provide करना. Can you give a practical example of decentralized development? Sure. मतलब सारी ग्रोथ कुछ मेगा सिटीज में फोकस ना हो, जैसे टियर 2 सिटीज में स्मॉलर आईटी पार्क्स बनाना, रूरल एरियाज में इको टूरिज्म प्रमोट करना या फार्म्स के पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सेटअप करना. सोर्स में पुश और पुल फैक्टर्स दोनों का जिक्र है. इन्हें डिफरेंशिएट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट शोज अ न्यूअन्स्ड अंडरस्टैंडिंग. पुश फैक्टर्स वो नेगेटिव चीजें हैं जो लोगों को गांव से बाहर निकाल रही हैं, जैसे पॉवर्टी. पुल फैक्टर्स वो पॉजिटिव चीजें हैं जो उन्हें शहर की तरफ खींच रही हैं. एक इफेक्टिव सोल्यूशन दोनों को एड्रेस करेगा. How does this issue connect to the ethical theory of utilitarianism? यूटिलिटेरियनिज्म ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर एम करता है. अनचेक्ड माइग्रेशन से ओवरक्राउडेड सिटीज और स्टैग्नेंट विलेजेस बनते हैं. ये किसी के लिए ग्रेटेस्ट गुड नहीं है. अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट अप्रोच जो रूरल और अर्बन दोनों पॉपुलेशंस की लाइफ इंप्रूव करे इज फार मोर यूटिलिटेरियन. How can you convince a young educated person that staying in their village is a good option? सिर्फ बातों से नहीं. You have to create tangible opportunities, good jobs, high speed internet, good schools, better quality of life. रूरल एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस स्टोरीज किसी भी गवर्नमेंट स्लोगन से ज्यादा पावरफुल हैं. So if you were to structure this answer, would you focus more on the problems or the solutions? A good structure would be 30% on diagnosing the problem or 70% on providing concrete, feasible solutions. The examiner is looking for a problem solver. Okay, practice cue. Pause and say, the ethical solution to rural-urban migration lies in a balanced, decentralized development model that strengthens the rural economy to reduce push factors and manage urban growth. Rehearse that. In short, to stop the flood into cities, you don't build a dam at the city's edge. You have to make the source of the river, the rural areas, a place where people want to live and thrive. Let's tackle another massive dilemma. This is the 2014 case study on the conflict between development and environmental degradation. The broad micro theme here is Sustainable development. the eternal conflict. हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, न्यू फैक्ट्रीज, न्यू डैम्स, बट ये ऑफन हमारे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स और रिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कॉस्ट पर आता है. This is a critical ethical dilemma of our time.
The introduction should frame this as a clash between short-term utilitarian gains, जैसे jobs, और long-term environmental ethics, which also involves intergenerational equity, हमारी duty to future generations. So, what are the feasible strategies for achieving sustainable development? The body of the answer must focus on a multi-layered approach. First, industries को green technologies adopt करके sustainable practices prioritize करनी चाहिए. Second, governments को polluters pays principle जैसे stringent environmental regulations implement करने चाहिए. Third, public awareness campaign जरूरी हैं. Fourth, school और college curriculum में environmental education integrate करना. And fifth, local communities को decision making में empower करना. The outline mentions the precautionary principle. What exactly is that? ये बहुत important concept है. Precautionary principle का मतलब है कि अगर किसी action से environment को harm होने का risk है, तो ये prove करने का burden कि वो harmful नहीं है, उस पर होता है जो वो action ले रहा है. Simply, better safe than sorry. How does empowering local communities help the environment? ये तो social solution लगता है. ये दोनों हैं. Local communities, especially tribal groups के पास ecosystems को sustainably manage करने की invaluable traditional knowledge होती है. उन्हें एक formal voice देना, जैसे Forest Rights Act में, ensures that this knowledge is used और उनके livelihoods protected रहते हैं. The source mentions Bhutan's Gross National Happiness Index. Why is that a relevant example? It's a powerful real-world example of a country जिसने officially reject किया है कि GDP ही progress का only measure है. Bhutan environmental conservation, cultural preservation और citizen well-being को prioritize करता है, proving that a balance is possible. Isn't there an inherent conflict between a developing country's national interest to grow quickly and the global good of protecting the environment? Absolutely, और यही central tension है. इसीलिए Paris Agreement जैसे international frameworks crucial हैं. वो common but differentiated responsibilities का approach create करते हैं. How would a deontological approach apply to environmental protection? एक deontological approach argue करेगा कि हमारी moral duty है nature को protect करना, regardless of the economic costs. It's simply the right thing to do. ये argument में एक और ethical layer add करता है. All right, time to rehearse. Pause and say, sustainable development requires a paradigm shift, integrating the precautionary principle, stringent regulations, and community empowerment to balance economic goals with our deontological duty to protect the environment. Practice that line. In short, we need to see the economy as a subset of the environment, not the other way around. तभी हम truly sustainable development achieve कर सकते हैं. And now for our final and very sensitive case. This is the 2013 study on child labor in the Sivakasi firecracker industry. The broad micro theme is moral and legal duty to protect children. The situation is grim. Sivakasi जैसे जगह की local economy firecracker industry पर heavily depend करती है. But ये children को extremely hazardous conditions में employ करने के लिए notorious है. This is a stark case जहां economic arguments directly fundamental non-negotiable human rights से टकराते हैं. The introduction must be firm. यहाँ deontological approach ही की है. Child labor, especially in hazardous industries, is inherently and absolutely wrong. कोई भी utilitarian calculation इसे justify नहीं कर सकता. So let's break down the ethical issues involved in this case for the body of the answer. Several core issues हैं. First, obviously, child labor, which is a blatant violation of a child's fundamental rights. Second, exploitation, जहाँ बच्चों को economic gain के लिए use किया जाता है. Third, deception and disregard for the rule of law, क्योंकि owner झूठ बोलता है कि बच्चे relatives हैं to exploit legal loopholes. Fourth, social injustice, क्योंकि ये बच्चे education और safe childhood से वंचित रह जाते हैं. The law in India allows for child labor in family or family-based enterprises. How does this loophole complicate things? ये एक massive gray area create करता है जिसे easily exploit किया जाता है. Owners hazardous units को family enterprise claim करके कानून से बच जाते हैं. आपके आंसर को इस policy flaw को point out करना चाहिए. Okay, so as an officer who visits such a unit, what should be the immediate reaction and subsequent steps? Response swift और comprehensive होना चाहिए. The answer should list these steps clearly. Step 1, immediate action. Confront the owner और सारे evidence, photos, videos document करो. Step 2, reporting to authorities. Immediately Child Welfare Committee, Labor Department और police को report file करो. Step 3, child rights में specialize करने वाले NGOs के साथ collaboration for rescue and rehabilitation. Step 4, उस legal loophole को बंद करने के लिए advocating for policy change. And step 5, promoting long-term solutions जैसे बच्चों को स्कूल में enroll करवाना. Why is collaboration with NGOs so important here? Can't the government handle it all? Government agencies legal और enforcement parts handle करती हैं, but NGOs अक्सर long-term sensitive work of rehabilitation, counseling और educational support के लिए better equipped होते हैं. ये एक crucial partnership है. The factory owner might argue that he is providing these poor families with a vital income. How do you counter that argument ethically? ये एक common but flawed justification है. Ethical counter argument है कि poverty बच्चों के fundamental rights को violate करने का excuse नहीं हो सकती. Solution बच्चे को factory में लगाना नहीं, बल्कि family की poverty को adult employment schemes जैसे MGNRGA और social security से address करना है. What is the ethical difference between a rights-based approach and a utilitarian approach here? एक utilitarian approach शायद argue कर सकता है कि एक economic benefit to many families outweighs the harm to a few children, जो कि एक morally bankrupt argument है. A rights-based approach जो यहाँ
सही है, कहता है कि बच्चे का राइट टू बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एब्सोल्यूट और नॉन नेगोशिएबल है। How does the consumer, the person buying the firecrackers, play a role in this? कंज्यूमर्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाय कॉन्शियसली चूजिंग टू बाय फ्रॉम ब्रांड्स दैट आर सर्टिफाइड चाइल्ड लेबर फ्री, वो मार्केट प्रेशर क्रिएट करते हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस को मेंशन करना आपके आंसर में एक और डायमेंशन ऐड करता है। Let's practice the final line. Pause and say. My reaction would be guided by a deontological duty to protect the child, involving immediate reporting, NGO collaboration, and long-term advocacy to close legal loopholes that enable such exploitation. Rehearse. In short, there is no ethical justification for child labor. The only acceptable response is a combination of rescue, rehabilitation, and systemic reform. Wow, what a journey. मतलब एक से बढ़कर एक कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमास। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या-क्या सीखा। बिल्कुल। आज हमने देखा कि एथिक्स पब्लिक सर्विस में कितनी जरूरी है। माइग्रेंट क्राइसिस में हमने स्टेट की ड्यूटी ऑफ केयर, सोशल इंजस्टिस की रियलिटी और सिविल सोसाइटी का पावरफुल रोल देखा। आईएएस इंटरव्यू एक्सीडेंट केस ने सिखाया कि ह्यूमन लाइफ और मॉरल इंटेग्रिटी हमेशा पर्सनल एम्बिशन से ऊपर है। कैरेक्टर ही सब कुछ है। ओल्ड वुमन स्कीम केस में हमने सीखा कि रिजिड रूल्स को ह्यूमन कंपैशन से कैसे बैलेंस करें, सिस्टम को वनरेबल के लिए काम करवाकर। डोमेस्टिक वायलेंस केस ने हमें पैसिव बाईस्टैंडर से एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर बनना सिखाया, एक थॉटफुल मल्टी लेयर्ड अप्रोच यूज करके। गर्ल्स एजुकेशन केस ने हमें डायलॉग, रोल मॉडलिंग और लीगल इन्फोर्समेंट जैसी स्ट्रेटजीज दी टू चैलेंज पेट्रियार्की। दलित कुक केस से हमने सीखा कि कास्ट प्रेजुडिस को कम्युनिटी एंगेजमेंट, फर्म लीडरशिप और लीगल अवेयरनेस से फाइट करना है। रूरल अर्बन माइग्रेशन प्रॉब्लम ने डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट और रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत को हाईलाइट किया। डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट केस में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और इंटरजेनरेशनल इक्विटी की इंपॉर्टेंस समझी। और फाइनली चाइल्ड लेबर केस ने हमें एक अमोरल और लीगल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन की याद दिलाई, इवन व्हेन लॉज हैव लूपहोल्स। That's a fantastic summary. हर केस एक अलग चैलेंज था पर सबका कोर एक ही है, मेकिंग ह्यूमेन, जस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड डिसीजंस। एंड हियर्स अ फाइनल थॉट टू मल ओवर। इन सभी केसेस में अ रिटन रूल और एक अनरिटन प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन के बीच एक कांस्टेंट टेंशन है। एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर या इवन जस्ट एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, हाउ डू वी कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग अ सिस्टम जहां रूल्स इंसानियत को सर्व करने के लिए डिजाइन किए जाएं, ना कि दूसरे तरीके से। थोड़ा सोचना है इसके बारे में। What a powerful thought to end on. अगर ये डिटेल डिस्कशन आपको पसंद आया, and I'm sure it did, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इस सेशन को लाइक करो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो एथिक्स को डीपली समझना चाहते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट इन डेप्थ सेशन में। तब तक कीप क्वेश्चनिंग, कीप थिंकिंग एंड कीप लर्निंग।